हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से आया हूं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर। और आज का टॉपिक हमारे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है, क्लास 12 के। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको विलयन की सांद्रता की इकाइयाँ। यूनिट्स ऑफ concentration ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। ठीक है, आज हमारे टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़िएगा और जो भी अगर आपके क्वेश्चन अगर रहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आपके लिए पूरी छूट है। और ध्यानपूर्वक हर चीज़ को पढ़ाई करिए, अच्छी तरह से स्टडी करिए। साथ ही साथ मैं आपको नोट्स बनवाते जा रहा हूँ और इन नोट्सों को अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन भी करिएगा। मैं आपको असाइनमेंट भी प्रोवाइड कराऊंगा। मैं आपको एक बार फिर से बोलता हूँ कि यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन लेने हैं तो आप अपना नंबर कमेंट में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर, जिसमें मैं आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, तो आइए। विलयन पर कंसंट्रेशन की इकाइयाँ बहुत सारी होती हैं। विलयन को किस तरह से हम व्यक्त करते हैं, एक तरह से विलयन को हम किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, वो सारी इकाइयाँ हैं, तो उन पर हम बात करेंगे। तो पहले हम इस पे बात करेंगे भार प्रतिशत। भार प्रतिशत इसे कहते हैं मास परसेंट। मास परसेंट या परसेंटेज। ठीक है, इसको हम W/W से भी शो करते हैं। ठीक है, यानी कि मास। तो देखेंगे आप भार प्रतिशत क्या होता है। मेरे पास भार प्रतिशत का फॉर्मूला होता है = विलेय का भार। ठीक है, अपॉन विलेय और विलायक का भार गुणा 100। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको और करके, विलेय विलयन में उपस्थित किसी एक घटक का भार बटे विलयन का भार गुणा 100। ठीक है, तो ये हम यहाँ से डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि 100 ग्राम में जितना पदार्थ हमारा कोई भी घुला होता है या जितने पदार्थ घुला होता है उसके भार प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, उस घटक की उसको भार प्रतिशत कहते हैं, 100 ग्राम में जितना घुला होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम और अच्छी तरह से इसे कह सकते हैं W/W% = ये W1 कह सकते हैं अपॉन W1 + W2 × 100। ऐसे भी हम इसे शो कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन देखेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आपसे कोई कहे इसका मतलब क्या है 10%। ठीक है, 10% ग्लूकोज विलयन में उपस्थित है। पहले इसका बात मतलब समझते हैं हम, है ना। 10% ग्लूकोज विलयन में उपस्थित है, इसका मतलब क्या है कि भाई इसका मतलब हुआ कि 10 ग्राम जो ग्लूकोज है वो हमारा 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। इट मीन्स
ये तो मेरे पास विलेय का भार हो जाएगा, विलेय का भार कितना हो जाएगा 10 ग्राम हो जाएगा। और यहाँ से हम विलायक का भार निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको विलयन का भार दे रखा है इतने ग्राम में है, तो विलयन का भार मतलब इसके और विलायक के दोनों को मिला करके 100 ग्राम बन रहा है। तो विलायक का भार कितना हो जाएगा 100 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 90 ग्राम। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा हमारा। अब देखेंगे आगे। अब एक और क्वेश्चन ले सकते हैं आप। सपोज करिए 16 ग्राम H2SO4 40 ले लेते हैं। 14 ग्राम H2SO4 और 90 ग्राम जल में उपस्थित हो तो H2SO4 का भार प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, आसानी से निकाल पाएंगे। पहले इतना आप नोट करिए, उसके बाद हम आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखेंगे ये चीज़ आप नोट करते जाइए, मैं आगे भी बहुत काम आने वाली हैं ये सारी चीज़ें। तो देखेंगे कि आपको H2SO4 का भार प्रतिशत निकालना है। H2SO4 का भार प्रतिशत, देखें H2SO4 का भार प्रतिशत कैसे निकालेंगे। H2SO4 का जो भार है ऊपर रखेंगे, यानी कि हमारे पास H2SO4 का भार कितना है 14, टोटल कितना रखेंगे 14 प्लस 90 इंटू 100। आगे आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगर हमारा अब मेरा आ जाता है विलयन भार और आयतन प्रतिशत, भार और आयतन प्रतिशत। भार आयतन, ये सेकंड नंबर है, भार आयतन प्रतिशत। ठीक है, भार आयतन प्रतिशत मतलब क्या हो सकता है, डेफिनेशन तो आप खुद ही लिख लीजिएगा। मेरे पास भार आयतन मतलब W/V% से मैं इसे डिनोट कर सकता हूँ। भार मतलब W और V मतलब आयतन। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मेरे पास किसी विलायक का भार कह सकते हैं, विलायक का भार अपॉन विलयन का, से विलय कर लीजिए, विलय का भार अपॉन विलयन का आयतन गुणा 100। ठीक है, इस तरह से हम आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे इसमें। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास कोई भी विलय का भार है, कितने से विलायक कर लीजिए, विलायक का आयतन। ठीक है, विलय का भार है और विलायक का आयतन, कितने विलायक में कितना विलय हमारा घुला हुआ है, कितने आयतन में। ठीक है, वो है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ 20 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया तो NaOH का प्रतिशत ज्ञात करो। देखेंगे कैसे करेंगे इसको। हमारे पास W/V% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/500 इंटू 100। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।
4%, ठीक है। W/V परसेंट कितना आ गया मेरे पास 4%, मतलब 4% मेरा NaOH इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। बताओ एक बार नोट करिए, अब देखेंगे आगे। अब हमारे पास आता है आयतन प्रतिशत, ठीक है। आयतन प्रतिशत हो खाली। तीसरा नंबर आता है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत क्या होता है कि इसे हम V/V से डिनोट कर सकते हैं, मतलब हमारे पास दूसरा पदार्थ सब दोनों ही वॉल्यूम में लेंगे उनको, है ना। तो देखेंगे W, इसका मतलब मेरे पास जो है V की ऐसे ले सकते हैं, विलय का आयतन ऐसे ले अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन गुणा 100, ठीक है। मतलब 100 ml विलयन में विलय की मात्रा, विलय का कितना आयतन घुला हुआ है ना, विलय का जितना आयतन घुला हुआ है उसे आयतन प्रतिशत बोलते हैं। तो देखेंगे मेरे पास एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसके ऊपर, ऐसे कर लो V/V परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, V1/V1 प्लस के V2 × 100, ऐसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपसे कहा जाए कि 20 ml मेरे पास HNO3 जो है डिज़ोल्व किया गया, HNO3 480 ml विलायक में या जल में घोला गया है, तो HNO3 का प्रतिशत आयतन प्रतिशत कह सकते हैं, ठीक है, ज्ञात करो। तो देखेंगे मेरे पास V/V परसेंट ऑफ HNO3 दैट इज इक्वल टू 20/20 प्लस 480 दैट इज इंटू 100 इज इक्वल टू 20/500 इंटू 100, यानी कि ये भी एक तरह से 4% आ गया, ठीक है। बताओ, नोट कर सकते हैं आप। अब देखेंगे अगला नंबर आता है मेरा, नोट करते जाइएगा, समझते जाइएगा। अगला नंबर आता है 4th नंबर ppm, इसको पार्ट्स पर मिलियन फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कभी कि ppm की फुल फॉर्म क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब समझते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो बात हमारी थी कि भाई जो हमने पदार्थ लिया था विलयन के अंदर वो एक तरह से बहुत ज़्यादा कम नहीं था, लेकिन इसके अंदर अगर हम बात करते हैं ppm की, तो ppm का मतलब है कि मेरे पास जो विलेय पदार्थ उपस्थित है विलायक से बहुत ही ज़्यादा कम होगा, बहुत कम मात्रा में उपस्थित होगा, इसलिए उसको हम ppm है, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसे हम ppm में नापते हैं। बात समझ आ रही है? तो ppm में क्यों नापते हैं? जो कि विलेय पदार्थ की जो मात्रा है विलायक से बहुत कम होती है विलयन में, ठीक है। जैसे अभी एक ऐसी बात कर ले हम कि भाई जैसे 1% या 1 ppm, मैंने आपको एग्जाम्पल में पिछली वीडियो में बताया भी था, फ्लोराइड आयन, ठीक है, जल में उपस्थित होता है कि नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 ppm का मतलब है कि मेरे पास जो विलेय है बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित है, ठीक है, जल में उपस्थित होता है, जो हमारे दांतों की रक्षा करता है, ठीक है। तो वहीं से ये एक तरह से हम बात कर सकते हैं कि बहुत कम मात्रा में उपस्थित है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला कह सकते हैं ppm पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू मेरे पास विलेय का भार बटे विलयन का भार, ठीक है, और इनटू, यहाँ हम 100 लिखते थे, यहाँ हमको लिखना पड़ेगा इंटू 10⁶। मतलब क्या है कि 10⁶ मिलियन में या ग्राम में
विलेय की कितनी मात्रा उपस्थित है, विलेय की जितनी मात्रा उपस्थित होती है उसे ppm में सांद्रता कहते हैं। ठीक है, आप आसानी से बना सकते हैं। मैं क्या कह दूंगा, इसका अगर डेफिनेशन बनानी है, मुझे डेफिनेशन बनानी है तो क्या कहूँगा कि 10⁶ ग्राम विलियन में विलेय पदार्थ की जितनी मात्रा घुली होती है उसे ppm सांद्रता कहते हैं। ठीक है, नोट करेंगे। आगे चलते हैं, हमारा अगला टर्म आता है मोल प्रभाज का। ठीक है, मोल प्रभाज देखते हैं। ये फोर्थ था, अब फिफ्थ पे पहुंच जाते हैं हम डायरेक्टली। फिफ्थ है मेरे पास मोल प्रभाज, यानी कि इसको कभी कभी हम मोल अंश भी बोलते हैं। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है वो मोल अंश बोलती है। ठीक है, और इसे इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखेंगे मोल प्रभाज का मतलब है कि मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन है, उसके अंदर दो चीज़ें उपस्थित है। कौन कौन सी दो चीज़ें उपस्थित है वो देखेंगे, है ना। एक तो मेरे पास विलेय पदार्थ उपस्थित है। मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी भी विलयन में दो तरह की पदार्थ रहते हैं, विलेय और विलायक। और देखिए विलायक भी है, ऐसा मान लेता, अभी मैंने मिलाया नहीं है, दोनों को अलग अलग कर रखा है। ठीक है, और जब मैं इनको मिला दूंगा इसके अंदर तो विलेय और विलायक दोनों ही इसमें उपस्थित हैं। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही उपस्थित हैं। अब जब दोनों उपस्थित हैं तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स भी होंगे, मोलों की संख्या भी होगी। अभी मैं आपको इस कंसेप्ट को दूर करूंगा, मोलों की संख्या भी होगी। ठीक है, मोलों की संख्या होगी, यानी कि इसके भी मोलों की संख्या होगी, मोलों की संख्या होगी। ठीक है, तो मोलों की संख्या होगी तो हम क्या करते हैं, मोल प्रभाज के अंदर किसी एक घटक, दो घटक हैं हमारे पास, किसी एक घटक के मोलों की संख्या लेकर के उसके टोटल घटकों से उसका कंपैरिजन करा देते हैं, उसकी तुलना करा देते हैं, यानी कि उसको अनुपात में ले लेते हैं। ठीक है, उसको हम क्या इसमें ले लेते हैं, अनुपात में ले लेते हैं। तो देखेंगे किस तरह से हम इसको डिफाइन कर पाते हैं। मैं कह दूंगा भाई ये मेरे पास N2 है और ये N1 मान लेते हैं। ठीक है, तो मोल प्रभाज को हम X, ठीक है, एक तरह से काई भी बोल सकते हैं इसे कभी कभी, तो X से प्रदर्शित कर देते हैं, हम X से बता देते हैं। ठीक है, तो X इज इक्वल टू क्या हो जाता है, N1/N1 प्लस N2। मेरे पास क्या हो जाता है, N1/N1 प्लस N2। किसके लिए, ये X1। अगर मैं X2 की बात करता हूँ तो N2/N1 प्लस N2। ठीक है, और टोटल की बात करता हूँ, टोटल मोल फ्रैक्शन की बात करता हूँ, टोटल यानी कि कुल मोल प्रभाज की बात करता हूँ, कुल मोल प्रभाज की बात करता हूँ। ठीक है, कुल मोल प्रभाज कितने होंगे, X इज इक्वल टू X1 प्लस X2, दैट इज N1/N1 प्लस N2 प्लस N2/N1 प्लस N2 इज इक्वल टू 1। मतलब टोटल अगर किसी विलयन के अंदर मोल प्रभाज पता करना है तो वो कितना होते हैं, 1। मतलब एक से हमेशा किसी भी सबस्टेंस के, एक घटक के मोल प्रभाज होंगे वो कम ही होंगे एक से, हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि टोटल 1 माने जाते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या, ठीक है, एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या
के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। इतना नोट करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आप नोट करते रहिए और समझते रहिए चीज़ों को, ठीक है। चलिए साहब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, हम 3-4 टॉपिकों को एक साथ पढ़ लेंगे। यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक है ज़रा एक बार देख लेंगे। 3-4 टॉपिकों को हम एक साथ पढ़ेंगे यहाँ। कौन कौन से? एक तो मोलरता हो गया, ठीक है। दूसरा मोललता हो गया। तीसरा मोलरता, मोललता और आपका नॉर्मलता, ठीक है। इतनी 3 टॉपिकों को हम एक साथ पढ़ लेते हैं। जैसे कैसे देखेंगे, इसमें क्या कह रहा हूँ मैं, एक तरीका है, हम उससे याद हो जाएंगे एक साथ, हमें समझ में आ जाएगा कि क्या क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इन दोनों को मैं 1 लीटर ले लेता हूँ, मतलब ये भी 1 लीटर है, ये भी 1 लीटर, ठीक है। 1 लीटर विलियन, इसको मैं कह देता हूँ घुलित ग्राम अणुओं की संख्या, ठीक है। और इसको बोल देता हूं मैं घुलित ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। 1 लीटर हो गया। अब उसके बाद ये मेरे पास 1 किलोग्राम विलायक, ओके, 1 किलोग्राम विलायक हो जाएगा। घुलित ग्राम अणुओं की संख्या, देखना बहुत जल्दी आपको दिमाग में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा चीज़ें क्या कहना चाह रहे हैं हम, ठीक है। ये मैं मोलरता ले रहा हूँ, कैपिटल M से शो करूँगा। ये मोललता ले रहा हूँ, सॉरी नॉर्मलता, इसे कैपिटल N से, और इसे मोललता, स्मॉल m से शो करूँगा, ठीक है। देखना डेफिनेशन देखो, 1 किलोग्राम विलायक में या 1 किलोग्राम विलियन में घुलित ग्राम अणुओं की संख्या को 1 किलोग्राम विलियन में, सॉरी 1 लीटर विलियन में घुलित ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलियन में घुलित ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहते हैं, और 1 लीटर विलियन में घुलित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं, और 1 किलोग्राम विलायक में घुलित ग्राम तुल्यांकों की, सॉरी घुलित ग्राम अणुओं की संख्या को मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं, ठीक है। आपको डेफिनेशन भी इजीली याद हो जाएगी, ठीक है। चाहो तो आप इसे नोट कर सकते हैं।